हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। सभी को नमस्ते, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और मैं विक्रम, आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई, आपके साथ में इस क्लास में जुड़ा हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा का पार्ट 2, क्योंकि पिछली क्लास में हमने संविधान सभा का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं, पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं, संविधान सभा भाग 2। और भाग 2 में देखिए, पिछली कक्षा में हम संविधान निर्माण की कार्यवाही के बारे में पढ़ रहे थे और उसके संबंध में 3 महत्वपूर्ण डेट हमने पढ़ी थी। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक, 260 सदस्यों ने भाग लिया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया था। इसके बाद दूसरी हम डेट पढ़ते हैं, 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए। फिर हम पढ़ते हैं 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की 5वीं बैठक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख पेश कर दिया था। मैंने ये भी कहा था पिछली क्लास में कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब होगा। उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है 41 दिन के बाद में, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, वह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया जाता है संविधान सभा के द्वारा। तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने की डेट कौन सी है, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने की डेट कौन सी है, या हम कह सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को लागू करने की डेट कौन सी है, वो है आपके 22 जनवरी 1947। इसके बाद में जो अगली महत्वपूर्ण डेट है वो है 22 जुलाई 1947। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और इस दिन हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता प्रदान कर दी गई। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जिसको हम कहते हैं तिरंगा, तिरंगे को मान्यता प्रदान कर दी गई थी, संविधान सभा के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। और इसके बाद में है आपके 15 अगस्त 1947। और 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो स्वतंत्र हो जाता है। भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन जाते हैं। भारत एक अलग देश बनता है, पाकिस्तान एक अलग देश बनता है। भारत और पाक 2 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 15 अगस्त 1947 को अलग अलग हो जाते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाता है, आज़ादी के बाद में संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था, संविधान सभा को रीऑर्गेनाइज किया गया था। और संविधान सभा को जब रीऑर्गेनाइज किया गया तो इस पुनर्गठित संविधान सभा में पुनर्गठित संविधान जो संविधान सभा थी उसमें सदस्यों की संख्या अब 389 से घट गई। और 389 से घट करके सदस्यों की संख्या अब रह गई 299। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें सदस्यों की संख्या 389 थी। आज़ादी के बाद में कुछ क्षेत्र पाकिस्तान चले गए, इस वजह से पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घट करके अब 299 मेंबर अब संविधान सभा में बच गए थे। संविधान सभा के सामने एक और समस्या आई। जब देश आज़ाद हो गया तो संविधान सभा को संसद के रूप में भी कार्य करना पड़ा। संविधान सभा ने दोहरी भूमिका का निर्वहन किया। 15 अगस्त 1947 के बाद में, यानी हम कहेंगे आज़ादी के बाद में हमारी जो संविधान सभा थी, आज़ादी के बाद हमारी जो संविधान सभा है, भारत की जो संविधान सभा है, उसने आज़ादी के बाद दोहरी भूमिका का निर्वहन किया। 2 प्रकार के काम किए। 2 प्रकार के काम कौन कौन से किए? एक तो जो मुख्य इसका कार्य था संविधान निर्माण करने का, तो संविधान निर्माण का कार्य किया। संविधान निर्माण का कार्य जिसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, तो ये तो इसका मुख्य कार्य था।
लेकिन संविधान निर्माण का कार्य करने के साथ साथ अब आजादी के बाद संविधान सभा ने संसद के रूप में भी कार्य किया, संसद के रूप में कार्य किया। आजादी के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण के साथ साथ संसद के रूप में काम किया। जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तब संविधान सभा की अध्यक्षता किया करते थे, संविधान सभा के इस समय अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, बिहारी बाबू के नाम से प्रसिद्ध हुए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं बाद में। तो संविधान निर्मात्री सभा, संविधान निर्माण करने वाली सभा के अध्यक्ष थे। लेकिन जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी तब इसकी अध्यक्षता एक अलग व्यक्ति के द्वारा की जाती थी। उस व्यक्ति का नाम था जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर संविधान सभा जब संसद के रूप में काम करती तब इसकी अध्यक्षता किया करते थे। तो ये आज़ादी के बाद की घटनाएं हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, 2 देश बने, पुनर्गठित संविधान सभा जिसमें सदस्यों की संख्या अब बच गई थी 299 और संविधान सभा ने दोहरी भूमिका का निर्वहन किया। आगे बढ़ते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण डेट है 29 अगस्त 1947। इस दिन क्या महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी? इस दिन जो है संविधान सभा की सबसे प्रमुख कमेटी, संविधान सभा ने खूब समितियां बनाई थी, विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया। उन समितियों में सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति। तो इस दिन प्रारूप समिति का गठन किया गया। संविधान सभा की सबसे प्रमुख कमेटी प्रारूप समिति, जिसने भारतीय संविधान का प्रारूप बनाया था, उस प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? वो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। यह ध्यान रखना कि जो प्रारूप समिति है उस प्रारूप समिति को कई अन्य नामों से भी पुकारते हैं। प्रारूप समिति को मसौदा कमेटी के नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम ध्यान रखने इसके, प्रारूप समिति के अन्य नाम, प्रारूप समिति को मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं, मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं। इसको पांडुलेखन समिति के नाम से भी जानते हैं, पांडुलेखन कमेटी के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये खूब सारे इसके नाम हैं। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था, भारतीय संविधान का लगभग 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात भारतीय संविधान का प्रारूप इसी कमेटी ने तैयार किया था। अब इस कमेटी में कुल मेंबर कितने थे? इस कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्य इस प्रारूप समिति में कुल मेंबर हुआ करते थे 7, कुल 7 मेंबर थे। उन 7 मेंबर में से अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यदि हम अध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे बाबा साहब B.R. अंबेडकर, B.R. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली कमेटी जो सबसे प्रमुख कमेटी थी उसके अध्यक्ष ये हुआ करते थे। तो अध्यक्ष तो हो गए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष के अलावा बाकी और मेंबर कौन कौन थे? यदि हम सदस्यों की बात करेंगे तो इसमें और कौन कौन से जो सदस्य थे, जैसे इसमें एक मेंबर थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसमें एक मेंबर थे गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। एक सदस्य थे इसमें मोहम्मद सादुल्ला, प्रारूप समिति के एकमात्र मुस्लिम सदस्य मोहम्मद सादुल्ला। इसके सदस्य थे एन माधव राव, एन माधव राव, और एक इसके मेंबर और थे टी कृष्णमाचारी, टी कृष्णमाचारी, ये भी प्रारूप समिति के मेंबर थे। तो प्रारूप समिति के कुल मिलाकर के यदि हम बात करेंगे तो प्रारूप समिति के
कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें एक हुआ करते थे अध्यक्ष, और अध्यक्ष के अलावा इसमें 6 सदस्य और थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव व टी.टी. कृष्णमाचारी। एन माधव राव व टी.टी. कृष्णमाचारी मूल रूप से प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे। एन माधव राव बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे, क्योंकि बी.एल. मित्र बीमार हो गए थे और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से बी.एल. मित्र ने दे दिया था अपने पद से त्याग पत्र यानी रिजाइन दे दिया था। जबकि टी.टी. कृष्णमाचारी ये आए थे आपके डी.पी. खेतान के स्थान पर। डी.पी. खेतान की जो है वो वर्ष 1948 में मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने की वजह से ये स्थान रिक्त हो गया था। उनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी, जिनका पूरा नाम था तिरुवल्लुर थथई कृष्णमाचारी, इनको प्रारूप समिति का मेंबर बनाया गया। तो ये कुल मिलाकर के 7 मेंबर हैं। इन 7 सदस्यों की कमेटी ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया, और 3 वाचन के माध्यम से, 3 पठन के माध्यम से भारतीय संविधान को या संविधान सभा के इस प्रारूप को संविधान सभा के सामने रखा था। 3 वाचन हुए थे, 4 नवंबर 1948 से और 9 नवंबर 1948। यदि मैं वाचन की बात करूं, यदि आपको पूछा जाएगा कि संविधान सभा के कितने वाचन हुए, यदि संविधान के वाचन की बात की जाएगी तो संविधान के 3 वाचन होते हैं। संविधान के कितने वाचन हुए थे? संविधान के 3 वाचन हुए थे। 3 वाचन का मतलब है संविधान के 3 पठन कह सकते हो। संविधान को पढ़कर सुनाया गया था भाई, संविधान को जो है पढ़कर सुनाया गया था। कब कब होते हैं ये 3 वाचन होते हैं। पहला वाचन होता है आपके 4 नवंबर 1948, और 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक, 9 नवंबर 1948 तक ये संविधान सभा का पहला वाचन है। सबसे कम समय इसी में लगा था। दूसरा वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से लेकर के और 17 अक्टूबर 1949, 17 अक्टूबर 1949 तक ये सबसे लंबा वाचन, सबसे अधिक समय इसी में लगा था। और तीसरा वाचन जो है वो होता है आपके 14 नवंबर 1949 से लेकर के और 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 तक ये होता है आपके अंतिम वाचन। तो 26 नवंबर 1949 को अंतिम वाचन होता है, और इस प्रकार से भारत का संविधान जो है इस दिन बन करके तैयार हो जाता है। भारत का संविधान इस दिन संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के भारत का संविधान कब बन गया था? भारत का संविधान बन गया था आपके 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया था। संविधान निर्माण का कार्य जो है, संविधान निर्माण का कार्य इस दिन पूरा हो गया था। तो हम कह सकते हैं भारत का संविधान बनकर तैयार कब हो गया, संविधान निर्माण का कार्य पूरा कब हो गया था? तो संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन भारत की संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर दिया। साथ ही इस दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया। आंशिक रूप से लागू करने का मतलब है कि इस दिन संविधान को, संविधान के 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। आंशिक रूप से लागू करने का मतलब है 16 अनुच्छेद जो है, 16 अनुच्छेद इस दिन लागू कर दिए। बाकी के अनुच्छेद बाद में लागू किए गए। इस दिन 16 अनुच्छेद को जो है लागू कर दिया, आंशिक रूप से लागू कर दिया। इसलिए जो है 26 नवंबर को प्रतिवर्ष, 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर पिछले किसी एक एग्जाम में, शायद कांस्टेबल के एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि पहली बार हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में कब मनाया था? उसका आंसर है 2015। वर्ष 2015 में पहली बार हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि इससे पहले 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते थे। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को हमने पहली बार संविधान दिवस के रूप में मनाया, और उसके बाद से ही प्रतिवर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। ध्यान रखना, 26 नवंबर क्या है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, सवाल यहाँ पर यह नहीं है, सवाल यह है कि भाई संविधान निर्माण का कार्य जब 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था, तो फिर इस दिन संविधान को लागू क्यों नहीं किया गया? संविधान को हम लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमने भारत का संविधान जो है
भारत का संविधान लागू कर दिया। 26 जनवरी 1950 हमने भारत का संविधान जो है लागू कर दिया था। संविधान को पूर्ण रूप से जो है इस दिन लागू कर दिया था। ये 2 महीने का वेट क्यों किया गया? 2 महीने की वेट करने के पीछे कारण ये है इतिहास। दिसंबर 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और उसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि हम अगले महीने के अंतिम रविवार को भारत की आज़ादी का दिन मनाएंगे, यानी हम भारत को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। वो अगले महीने का अंतिम रविवार आ रहा था 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1930। इसलिए 26 जनवरी 1930 को क्रांतिकारियों ने, भारतीयों ने आज़ादी के दिन के रूप में मनाया, स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस दिन मनाया था। और केवल इस दिन नहीं, 26 जनवरी 1930 से लेकर के और जब तक हम आज़ाद नहीं हो गए थे 15 अगस्त 1947, भारतीयों ने प्रतिवर्ष 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन की जिद पर भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया। इसलिए हमारे आज़ादी का दिन चेंज हो गया, वरना हमारा आज़ादी का दिन, हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारा इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी हुआ करता था। भारत इस दिन आज़ाद नहीं हो पाया, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इसलिए इसके बाद में हमने आज़ादी के दिन के रूप में 15 अगस्त को मनाना शुरू कर दिए। लेकिन भारतीयों के मन में 26 जनवरी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 26 जनवरी कहीं ना कहीं भारतीयों के दिलो दिमाग में थी। 26 जनवरी कहीं ना कहीं भारतीयों की भावनाओं से जुड़ी हुई थी। इसलिए हमने कहा कि भले इस दिन हम आज़ाद नहीं हो पाए, वो तो हमारे हाथ में नहीं था, अंग्रेज़ों के गवर्नर जनरल, उसके वायसराय जो कर गए सो कर गए, लेकिन हम संविधान को लागू करना हमारे हाथ में है। और इस दिन की ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां 26 जनवरी के महत्व को याद रखें, इस तारीख को किसी न किसी रूप में याद करें, इसलिए हम संविधान को 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हो गया था। बनिस्पत इसके हमने 2 महीने का इंतजार किया और हमने संविधान को कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले एक डेट और महत्वपूर्ण है, वो है आपके 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी जो 1950 है, इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक, अंतिम मीटिंग होती है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। यह आखिरी मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? इस आखिरी मीटिंग के दिन 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए। वो 3 महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? पहला महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ कि इस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के ऊपर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। और कितने मेंबर ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए। सबसे पहले साइन किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सबसे आखिर में साइन किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि इस दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को, भारत का राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन व राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम, दोनों को इसी दिन संविधान सभा ने मान्यता प्रदान कर दी थी, स्वीकृति प्रदान कर दी थी। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ कि संविधान सभा ने भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया था और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुन लिए गए थे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा। तो संविधान सभा ने किसको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किस तारीख को? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं 26 जनवरी 1950 को। और यही कारण है कि हम 26 जनवरी 1950 को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये गणतंत्र हमें इस बात की याद दिलाता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति, उसका पद वंशानुगत नहीं होता है, अपितु इलेक्ट होता है, निर्वाचित होता है।
और इस दिन संविधान को लागू कर दिया गया था पूर्ण रूप से। संविधान के जो है 22 भाग इस दिन लागू कर दिए गए। संविधान के 22 भाग लागू कर दिए गए। संविधान के बाकी के सारे अनुच्छेद, कुल मिलाकर के अनुच्छेद कितने थे? 395। तो 395 अनुच्छेद इस दिन लागू कर दिए गए। साथ ही लागू कर दी गई 8 अनुसूचियां। 8 अनुसूचियां भी इसी दिन भारत के संविधान में लागू कर दी गई। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूपेण लागू कर दिया गया था। यह है भाई संविधान निर्माण की कार्यवाही जो संविधान सभा ने शुरू की थी 9 दिसंबर 1946 को और समाप्त होती है आपके 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण की कार्यवाही होगी। हालांकि संविधान निर्माण की कार्यवाही तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम मीटिंग के साथ ही कंप्लीट हो जाती है, लेकिन संविधान को यहाँ पर जाके हमने लागू कर दिया जो संविधान सभा ने बनाया था। इस संविधान निर्माण के कार्य में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 64 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो ये हमारा संविधान जो हमने बनाया। अब देखिए अगला पॉइंट इसमें है संविधान सभा की प्रमुख समितियां, प्रमुख कमेटियां कौन कौन सी थी जिन्होंने भारत का संविधान बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे कमेटियां, उन कमेटियों के नाम, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, उनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं संविधान सभा की प्रमुख कमेटियों के नाम और उनके अध्यक्ष के नाम लिख देता हूं जिनके बारे में आपको जानकारी। जैसे 2-4 समितियां हम लिखेंगे। जैसे आपके है संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। एक कमेटी है आपकी संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति। और इन दोनों ही कमेटियों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों कमेटियों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन दोनों कमेटियों के अध्यक्ष हुआ करते थे, संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति। एक कमेटी है प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। और प्रांतीय संविधान समिति के अलावा एक और प्रमुख समिति बनाई गई थी, वो थी आपके मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक व जनजातीय क्षेत्र समिति। ये पूरी एक ही कमेटी का नाम है, तीनों एक साथ हैं इसमें। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्रों की समिति। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। एक कमेटी है आपकी नियम समिति, नियम समिति। और एक है आपके संचालन समिति, नियम समिति और संचालन समिति। और इन दोनों कमेटियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन दोनों कमेटियों के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये 6 कमेटियों के नाम विशेष रूप से याद रखना है। संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक जनजातीय क्षेत्रों की समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, नियम समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 उप समितियों के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। इन समितियों के अलावा जो है 6 समितियां पढ़ी हमने, इसके अलावा 3 उप समितियां भी आपको ध्यान रखनी है। ये जो आप पर कमेटी पढ़ रहे हो, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय, इस समिति के अध्यक्ष तो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन इन तीनों को डिवाइड करके और 3 कमेटियां और बना दी गई जिनको हम बोलते हैं उप समितियां। 3 सब कमेटियां बनाई गई है, जिसमें पहली है आपके मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों की जो उप समिति है, मौलिक अधिकार की समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल है, लेकिन मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष है। दूसरी कमेटी है इसमें अल्पसंख्यक कमेटी, अल्पसंख्यक मामलों की समिति। और अल्पसंख्यक मामलों की जो उप समिति है उसके अध्यक्ष हैं एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति के अध्यक्ष है। तीसरी कमेटी इसमें बनाई गई थी जनजातीय क्षेत्रों की कमेटी,
जनजातीय क्षेत्र की जो समिति है, हालांकि इसमें असम शामिल नहीं था, इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ वारदोलाई। गोपीनाथ वारदोलाई, गोपीनाथ वारदोलाई। तो ये कुछ कमेटियां हैं भारतीय संविधान की, संविधान सभा की, जिन्होंने संविधान को निर्मित करने के लिए, कार्य को डिवाइड करने के लिए कुछ कमेटियां बनाई। इन कमेटियों के माध्यम से भारत का संविधान बनाया गया था। ये कुछ प्रमुख बड़ी समितियां हैं, ये तो बड़ी समितियां हैं, और वो आपके उप समितियां हैं। तो एक तरफ मैंने लिखा है समिति का नाम, और एक तरफ मैंने लिखा है ये अध्यक्ष का नाम है, इधर अध्यक्ष का नाम लिखा गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला यहाँ पर बिंदु लिखा हुआ है संविधान सभा में महिलाएं। यदि हम महिलाओं की बात करेंगे तो संविधान सभा में महिलाओं की जो कुल संख्या थी, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या की हम बात करेंगे तो संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या थी आपके 15। कुल 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। इन 15 महिलाओं में से 14 महिलाएं तो हुई थी आपके निर्वाचित। 15 में से 14 महिलाएं निर्वाचित हुई थी, इलेक्ट हुई थी, और एक महिला जो है, एक महिला हुई थी आपके मनोनीत, नॉमिनेट हुई थी। 15 में से 14 महिलाएं इलेक्ट हुई थी, एक महिला मनोनीत हुई थी। ये एकमात्र मनोनीत महिला कौन थी? ये एकमात्र मनोनीत महिला थी एनी मस्करीन। एनी मस्करीन संविधान सभा की एकमात्र मनोनीत महिला थी। एनी मस्करीन संविधान सभा की एकमात्र मनोनीत महिला। कौन सी रियासत से थी? तो ये थी आपके कोची और त्रावणकोर, कोची एवं त्रावणकोर संघ रियासत, कोची एवं त्रावणकोर संघ रियासत। 14 महिलाएं निर्वाचित थी। इन 14 महिलाओं की यदि हम बात करेंगे तो सर्वाधिक महिलाएं, यदि हम बात करेंगे सर्वाधिक महिलाएं कहां से निर्वाचित हुई थी, तो सर्वाधिक महिलाएं निर्वाचित होती है संयुक्त प्रांत से, और संयुक्त प्रांत से 5 महिलाएं निर्वाचित होती है। संयुक्त प्रांत से जो है 5 महिलाएं निर्वाचित होती है, इलेक्ट होती है। यदि हम बात करेंगे संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला की, संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, और ये कहां से निर्वाचित हुई थी? तो ये संयुक्त प्रांत से निर्वाचित हुई थी। यदि हम बात करेंगे संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला, संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला कौन थी? तो संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला थी दाक्षायणी वेलायुधन। दाक्षायणी वेलायुधन ये संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला थी, दाक्षायणी वेलायुधन, और ये मद्रास प्रांत से निर्वाचित हुई थी। मद्रास प्रांत से निर्वाचित हुई थी दाक्षायणी वेलायुधन। तो संविधान सभा में महिलाओं की भूमिका के बारे में यदि बात करेंगे तो कुल 15 महिलाएं, 14 इलेक्ट, एक नॉमिनेट हुई थी, उसमें एनी मस्करीन एकमात्र मनोनीत महिला थी, कोची और त्रावणकोर संघ रियासत से। सर्वाधिक निर्वाचित महिलाएं संयुक्त प्रांत से थी, एकमात्र मुस्लिम बेगम एजाज रसूल, एकमात्र दलित थी आपके दाक्षायणी वेलायुधन। आगे बात करेंगे अंतरिम सरकार की, इंटरिम गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार क्या थी? अंतरिम सरकार का मतलब होता है बिना चुनाव की सरकार। चुनाव के बाद में जो सरकार होती है उसको अपन बोलते हैं लोकतांत्रिक सरकार, जिसको जनता चुनती है। लेकिन अंतरिम सरकार का मतलब बिना चुनाव की सरकार, और भारत में बिना चुनाव के ही सरकार का गठन आजादी के पहले ही कर दिया गया था, जिसको हम अंतरिम सरकार बोलते हैं। इस अंतरिम सरकार की घोषणा होती है, इस अंतिम सरकार की घोषणा होती है 24 अगस्त 1946 को, और अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे यदि हम बात करेंगे? इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष हुआ करते थे लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वेवेल जो उस समय भारत के वायसराय थे, वो इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे, और इस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू इस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। यदि हम बात करेंगे, ये जो अंतरिम सरकार थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, इस इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग ने शुरुआत में भाग नहीं लिया था। शुरू में मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल हो गए थे। मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया था अक्टूबर 1946 में। मुस्लिम लीग के जो है 5 सदस्य संविधान सभा में शामिल किए गए। किस तारीख को शामिल किए गए? अक्टूबर 1946, 26 अक्टूबर 1946। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 मेंबर अंतरिम सरकार के अंदर जो है शामिल होते हैं, अंतरिम सरकार में शामिल होते हैं। और इनमें से जो है वित्त मंत्री बनाए गए थे। इस मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री बनाए गए थे। मुस्लिम लीग के एक सदस्य थे जिनको वित्त मंत्री बनाया गया था, उनका नाम था लियाकत अली। लियाकत अली जो आगे चल करके पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, उन लियाकत अली को फाइनली अंतरिम सरकार के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, वित्त मंत्री बनाया गया था। और 26 अक्टूबर को जो है मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होती है। अगला पॉइंट देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट। स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट आज़ादी के बाद में, जब देश आज़ाद हो गया, उसके बाद में जब हमने अपनी सरकार बनाई, जिसको हम कहते हैं आज़ादी के बाद की अंतरिम सरकार। जो पिछली सरकार की हम बात कर रहे हैं वो तो आज़ादी के पहले की सरकार है, जिसका गठन किया गया है 2 सितंबर 1946, और ये भारत की पहली अंतरिम सरकार है। ये पहली अंतरिम सरकार है। इसके बाद में, आज़ादी के बाद में, हमने एक और अंतरिम सरकार बनाई। इस बार हमने अपना खुद का प्रधानमंत्री बनाया, खुद का अध्यक्ष बनाया। और इस बार जो अंतरिम सरकार बनी, इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष, इस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये अंतरिम सरकार के अध्यक्ष भी बने और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर। और प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ एक और मंत्रालय इनके पास में था, विदेश मंत्री। विदेश मंत्री स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट पढ़ रहे हैं, जिसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पदाधिकारी और उनके पास में कौन कौन से महत्वपूर्ण विभाग थे। सबसे पहला जो नाम आता है इसमें वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विदेश मंत्री भी हुआ करते थे। सरकार में सेकंड पोजीशन पर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इस गवर्नमेंट के अंदर सेकंड पोजीशन पर थे, जिनको डिप्टी पीएम बनाया गया था। उप प्रधानमंत्री डिप्टी पीएम बनाया गया था। और उप प्रधानमंत्री बनाने के साथ साथ इनको गृह मंत्री भी बनाया गया था। गृह मंत्रालय भी इनको दिया गया था, होम मिनिस्ट्री इनको दी गई थी। ये 2 जो है महत्वपूर्ण पदों पर थे। इनके अलावा और कौन कौन जो है अंतरिम सरकार के अंदर शामिल थे, जिसे हम बात करें तो अंतरिम सरकार के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया था, कृषि मंत्री बनाया गया था। कृषि मंत्री बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर जॉन मथाई जिसको अंतरिम सरकार के अंदर रेल मंत्री बनाया गया था, रेलवे मिनिस्ट्री इनको दी गई थी, रेल मंत्री बनाया गया था। आर षणमुगम सेठी और आर षणमुगम सेठी को इस अंतरिम सरकार के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, वित्त मंत्री बनाया गया था, आर षणमुगम सेठी। यदि हम बात करें इस अंतरिम सरकार में, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को इस अंतरिम सरकार के अंदर कानून मंत्री बनाया गया था, लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री। इसके अलावा सरदार बलदेव सिंह को इस सरकार के अंदर रक्षा मंत्री बनाया गया था, डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई थी इनको, रक्षा मंत्री बनाया गया। एक और नाम आपने कभी सुना होगा, बाबू जगजीवन राम, जो सबसे लंबे समय तक भारत में मंत्री पद पर रहे हैं। मंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है बाबू जगजीवन राम का। इनको श्रम मंत्री बनाया गया था। एक आपने कभी नाम सुना होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसके नाम पर बीजेपी पार्टी चलती है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस सरकार के अंदर उद्योग मंत्री थे।
उद्योग मंत्री की पोस्ट पर कार्य कर रहे थे। इसके अलावा इस सरकार के अंदर एक महिला मंत्री भी थी, एकमात्र महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर एकमात्र महिला मंत्री थी इस कैबिनेट के अंदर, और इनको दिया गया था स्वास्थ्य मंत्री का पद। हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री कह सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री कह सकते हैं, हेल्थ मिनिस्टर इनको बोल सकते हैं। तो ये कुछ स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पदों के ऊपर, और हम जो है महत्वपूर्ण नामों को पढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए, साथ में पहले जो है वो आपके विदेश मंत्री भी हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर हुए हैं। पहले उप प्रधानमंत्री बने हैं या पहले होम मिनिस्टर भारत के बने हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कृषि मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। रेल मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। वित्त मंत्री बनाए गए आर षणमुगम सेट्टी। BR अम्बेडकर को बनाया गया था कानून मंत्री। सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया यहाँ पर रक्षा मंत्री। बाबू जगजीवन राम को बनाया गया श्रम मंत्री, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया उद्योग मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। और भी खूब सारे जो है इसमें 2-3 मंत्रियों के नाम हम और देखते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो भी सरकार के अंदर पहले कैबिनेट के अंदर शामिल थे। अब भाई देखिए, तमाम बातें हमने जो है संविधान सभा के बारे में डिस्कस कर ली। लास्ट में कुछ विशेष बातें जो छूट गई है, जैसे भाई आपको पूछा भाई संविधान सभा की बैठकें कितनी हुई, संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई। तो संविधान सभा में कुल बैठकें जो हुई है वो 166 बैठकें हुई है, 166 बैठकें। आपको पूछे संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए, कुल सेशन, कुल सत्र कितने हुए, तो संविधान सभा के कुल अधिवेशन होते हैं आपके 12। आपको पूछे भी संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा, संविधान के निर्माण में कुल समय कितना लगा, तो कुल समय लगा है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। आपको पूछे संविधान निर्माण में कुल खर्चा कितना आया, कुल खर्च यदि पूछा जाए तो कुल खर्च आता है संविधान के निर्माण में 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए जो है संविधान के निर्माण में कुल खर्चा आता है। यदि आपको पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, संविधान सभा के प्रतीक चिन्ह की बात की जाए, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था हाथी। संविधान को लिखने का कार्य किसने किया, संविधान के सुलेखन का कार्य, संविधान के सुलेखन का कार्य किसने किया, तो संविधान के सुलेखन का कार्य किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने संविधान को लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को किस भाषा में लिखा, संविधान को इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। संविधान को इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा, संविधान को इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। और अंग्रेजी भाषा में लिखने के साथ कौन सी शैली में लिखा, तो संविधान को इन्होंने इटैलिक शैली में लिखा, इटैलिक शैली में अंग्रेजी भाषा में लिखा था। और ये बात आपने बहुत सुनी होगी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जिन्होंने संविधान को लिखने के लिए 1 रुपया नहीं लिया, अपितु ये शर्त रखी थी कि वो संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में अपने साइन करेंगे। तो इनके साइन मिलते हैं आपको संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में। इसके अलावा यदि आपको पूछा जाए कि संविधान पर अलंकरण का कार्य किसने किया, संविधान पर चित्रकारी करने का कार्य किसने किया, अलंकरण का कार्य, संविधान पर चित्रकारी करने का कार्य किसने किया, तो संविधान पर अलंकरण का जो कार्य किया है वो नंदलाल बोस ने किया। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी करने का कार्य किया है। और नंदलाल बोस की सहायता, इनके जो सहायक राजस्थानी चित्रकार थे जिनका नाम था कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान में ब्लू पोट्री के बहुत बड़े कलाकार हुए हैं, और कृपाल सिंह शेखावत जो है उन्होंने भी यहाँ पर नंदलाल बोस की सहायता की है संविधान पर चित्रकारी करने में। तो ऐसे खूब सारे जो है बाकी फैक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे आपको पूछा जाए कि संविधान सभा ने अपने निर्णय किस आधार पर लिए, तो संविधान सभा ने अपने सभी निर्णय सर्वसम्मति से और रजामंदी के आधार पर लिए। संविधान सभा, आपको पूछा संविधान सभा किस प्रकार का निकाय थी, क्या ये पूर्णतया निर्वाचित निकाय थी या पूर्णतया मनोनीत निकाय थी, तो संविधान सभा दोनों का मिश्रण थी। ये अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत निकाय थी। कुछ स्टेटमेंट भी जो है वो संविधान सभा के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे आइवर जेनिंग्स का स्टेटमेंट है कि संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग थी।
आइवर्जेनिक्स ने संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग कहा है। एक स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि संविधान सभा तो कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा थी। ये स्टेटमेंट जो है ये आपके ग्रेनविल ऑस्टिन का स्टेटमेंट है, जो कि खूब ही फेमस होता है संविधान सभा के बारे में। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का भी एक स्टेटमेंट खूब फेमस हुआ, विंस्टन चर्चिल का, जो कहते हैं कि संविधान सभा उस विवाह के समान है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो खूब सारे स्टेटमेंट संविधान सभा के बारे में भी हमें पढ़ने को मिलते हैं। अच्छा, संविधान सभा की यदि हम बात करें, देखो मैंने अध्यक्ष लिखाया था, आपको उपाध्यक्ष लिखाना भूल गया था वहाँ पर, है ना। संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन सॉरी आपके संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी ध्यान रखना, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में जो है 2 उपाध्यक्ष थे, एक नहीं थे 2 थे। एक तो थे आपके एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी जो है वो ब्रिटिश इंडिया का या ब्रिटिश भारत के जो है उपाध्यक्ष बनाए गए थे। और दूसरे उपाध्यक्ष थे इसमें वी.टी. कृष्णमाचारी। वी.टी. कृष्णमाचारी, वी.टी. कृष्णमाचारी, वेनेगल तिरुवेंकटाचारी और कृष्णमाचारी। वी.टी. कृष्णमाचारी जयपुर रियासत में काम किया करते थे, हालांकि मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले थे, लेकिन जयपुर की तरफ से इनको संविधान सभा में भेजा गया था। यदि आप पूछे भी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था बी.एन. राव को। बी.एन. राव जो है वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम हुआ करता था, बी.एन. राव। पढ़े लिखे व्यक्ति थे, आईसीएस अधिकारी थे, या कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी थे, और संविधान का पहला प्रारूप इन्होंने तैयार किया था। इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। संविधान का पहला प्रारूप जो है इन्होंने ही तैयार किया था। संविधान का पहला प्रारूप, कच्चा प्रारूप इन्होंने तैयार किया था। प्रशासनिक अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे। प्रशासनिक अधिकारी इनके अलावा एक व्यक्ति और थे, संविधान सभा में एक और व्यक्ति थे जो कि जो है प्रशासनिक अधिकारी थे, उनका नाम था एस.एन. मुखर्जी, है ना। इनके अलावा बी.एन. राव के अलावा एक व्यक्ति और थे, एस.एन. मुखर्जी, ये भी प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। और खूब सारे ऐसे फैक्ट्स हो सकते हैं संविधान सभा के संदर्भ में। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है यहीं पर हमें कुछ बिंदुओं के साथ में जो है, हालांकि बहुत सारे बिंदुओं को हमने कवर कर लिया और लगभग जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमने संविधान सभा की कवर किए हैं यहाँ पर दोनों पार्ट में। पहली क्लास भी आपको ज़रूर देखनी है इस क्लास को समझने के लिए, और फिर आपको ये दूसरी क्लास देखनी है। आई होप ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और एक नए टॉपिक के साथ में फिर से हम जो है अगली क्लास में जुड़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।